जय हिंद दोस्तों। स्वागत है सभी का। आज हम जियोग्राफी के कंटिन्यू वीडियोस में से दूसरा वीडियो कवर कर रहे हैं, जिसमें हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, सबसे पहले हम अक्षांश रेखाएं के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि 3 इमेजनरी लाइंस हम खींचते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ये एक सर्किल बनाया है, अगर इसको हम अर्थ मानते हैं, तो अगर इसको ऊपर से नीचे तक डिवाइड कर दें और साइड से डिवाइड कर दें, मतलब इसके चार चार भाग में इसको डिवाइड कर दें, तो ऊपर का जो पार्ट रहेगा उसको ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होता है और नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन होता है। और जब हम नॉर्थ की तरफ अगर खड़े हुए हैं तो हमारा लेफ्ट साइड वाला वेस्ट डायरेक्शन होता है, और राइट साइड वाला जो राइट हैंड साइड होता है उधर ईस्ट होता है। ठीक है, ऐसे तो हम अपनी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अगर नॉर्थ की तरफ हमने मूव किया हुआ है तो हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो डब्ल्यू को दर्शाएगा, वेस्ट डायरेक्शन को दर्शाएगा, और जो राइट हैंड है वो हमारी ईस्ट डायरेक्शन को दर्शाएगा। ठीक है, तो इसमें हम 3 इमेजनरी लाइंस खींचते हैं, जिसमें हमारी ये फर्स्ट जो वेस्ट और ईस्ट को दर्शा रही है ये होती है इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर है। और उसके बाद ऊपर सेम अगर एक लाइन खींचते हैं इमेजिनरी लाइंस, तो ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सेम इमेजिनरी लाइन नीचे खींचते हैं तो ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये मकर हो गई। देखो कैंसर क्या होता है, हमारे पैरों में कैंसर बहुत ही कम चांस होते हैं पैरों में कैंसर होने का। बॉडी में हमारे ऊपर की तरफ कैंसर होता है ज़्यादातर, कभी मुंह में होगा, कभी पेट में होगा, कभी मतलब जो भी है पेट से स्टार्ट होता है और सर तक कहीं भी कैंसर मोस्टली चांस होते हैं रहने के। तो जहाँ कैंसर होता है बॉडी में ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ही है हमारी कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है। कर्क रोग कहाँ पे होता है, ऊपर होता है। तो ये कर्क रेखा कहाँ हो गई, ऊपर हो गई। और बीच में हमारी इक्वेटर होती है, ये हमारी इक्वेटर है ये वाली। ठीक है, और उसके बाद नीचे हो गई मकर रेखा। तो ये क्या होता है, दोनों जो है 23.5 डिग्री पे होते हैं, 23.5 डिग्री पे। और ये भी तुम्हारी 23.5 डिग्री पे होती है। अब इसके नीचे जब हम खींचेंगे ये एक इमेजिनरी लाइन, और ये होगी 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे। इसको बोलेंगे हम आर्कटिक सर्कल। ये जो है ना, इसको बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। और इसके ऊपर सेम एक और इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, ये भी 66.5 डिग्री पे होती है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम नीचे वाला अंटार्कटिक सर्कल, ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये तो हमारी तीन इमेजरी लाइन है, टोटल 5 इमेजरी लाइन होती हैं। पहली इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर अगर देखोगे तो कैंसर और प्लस आर्कटिक सर्कल, और नीचे देखोगे तो कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल। 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा और 23.5 डिग्री पे मकर रेखा, ऊपर नीचे। तो हमारा जब अगर हम ग्लोब को इक्वेटर से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला जो हेमिस्फेयर है उसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और नीचे वाला जो है ये हो गया हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इस तरह से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। 23.5 डिग्री इक्वेटर से ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर से नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर। अब हमारा सन मान लो यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा सन है। तो सन की डायरेक्ट रेज कहाँ जाती हैं ज़्यादातर, हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसी के बीच में ज़्यादातर हमारी सारी सनरेज डायरेक्टली जाती हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा गर्मी इसी बीच में होती है, सबसे ज़्यादा हॉट जो है इसी बीच में होता है, सबसे ज़्यादा हॉट। तो इसको हम बोलते हैं टेरियोड जोन। क्या बोलते हैं, टेरियोड, TARRIOD। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है टेरियोड जोन, यहाँ से लेके यहाँ तक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक टेरियोड जोन होता है। अब सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर होती है, तो यहाँ के लोग भी सबसे ज़्यादा काले होते हैं जहाँ पे। और इसको टेरियोड जोन को हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जोन को क्या बोलते हैं, कटिबंधी,
कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे टेरियोड जोन को हिंदी में। अब टेरियोड जोन के ऊपर क्या है, सन की रेज यहाँ भी आती हैं, पर क्या है यहाँ पे तिरछी हो जाती हैं, इधर भी आएंगी तो इधर यहाँ पे भी तिरछी हो जाएंगी। सनरेज जो है ट्रैपिक ऑफ कॉप्रिकॉर्न मतलब कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे जो है सन की रेज जो है एकदम तिरछी पड़ती हैं, तो तिरछी पड़ती हैं तो क्या है यहाँ पे बहुत ही कम गर्मी होती है। तो जो तुम्हारा आर्कटिक सर्किल है ना, ये 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच का जो है ना, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं शीतोष्ण, या बोलते हैं इंग्लिश में बोलेंगे टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टेम्परेट जोन। सेम ऐसे ही ये भी मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्किल के बीच की क्षेत्र क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन। ठीक है, तो इधर क्या है, टेम्परेट जोन में क्या है, शीतोष्ण मतलब गर्मी बिल्कुल नहीं होती है और सर्दी भी खूब नहीं होती है, मतलब ज़्यादातर मौसम ठीक ही ठाक रहता है, बट रहेगी सर्दी ही, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको बोलते हैं। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं इधर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और जब गर्मी होती है तो यहीं पे सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा जंगल भी इधर ही पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहीं सबसे ज़्यादा जंगल भी पाए जाएंगे। ठीक है, और कर्क रेखा आर्कटिक सर्किल, मकर रेखा अंटार्कटिक सर्किल, इन दोनों क्षेत्रों को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या टेम्परेट जोन। ठीक है, अब आर्कटिक सर्किल मतलब 66.5 डिग्री जो जगह है ये वाला, इसके ऊपर ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे हर समय बर्फ़ जमी रहती है, ये अंटार्कटिक सर्किल है 66.5 डिग्री के नीचे। ठीक है, यहाँ पे परमानेंट बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पे बहुत ही कम, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम पोलर जोन, नॉर्थ पोल वाले को नॉर्थ पोलर जोन। ठीक है, साउथ पोल तो ये नॉर्थ साइड है, इसी को नॉर्थ पोल बोलते हैं, साउथ है इसको बोलते हैं साउथ पोल, तो इनको बोलेंगे पोलर जोन। जो आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल है इनको बोलेंगे पोलर जोन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, और सबसे कम गर्मी मतलब कतई गर्मी कहाँ नहीं होती, मतलब आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल में बिल्कुल ही गर्मी नहीं होती है। और कम गर्मी कहाँ पे होती है, लेस हॉट कहाँ पे होता है तुम्हारा, कर्क रेखा और आर्कटिक सर्किल के बीच में, और इधर नीचे मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें अक्षांशीय रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये मान लो हमारा ये हो गया एक ग्लोब। ठीक है, तो ये जो एक इमेजिनरी लाइन हमने खींची है, ये जो है बराबर बराबर भाग में बांट दिया अर्थ को, तो ये हो गई इक्वेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा यही होती है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, भूमध्य रेखा। ऐसे ही ये जितनी भी रेखाएं ऐसे खींची जाएंगी, मान लो ये सब रेखाएं खींची जा रही हैं, ये सब होती हैं अक्षांश रेखाएं। ग्लोब की जितनी भी रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये। तो इसमें सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, इक्वेटर है, इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, अब इसी में से एक रेखा होती है तुम्हारी कर्क रेखा, और इसमें भी सेम एक रेखा होती है मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा हो गई, और ये कौन सी हो गई, भूमध्य रेखा, ये हो गई भूमध्य रेखा। ये तुम्हारी कर्क रेखा कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे, हम बता चुके हैं, और ये भी सेम 23.5 डिग्री पे है। अब इसी के ऊपर एक मान लो ये रेखा हो गई, तो एक ये रेखा हो गई, ये तुम्हारा हो गया आर्कटिक सर्किल, ये हो गई अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी 66.5 डिग्री पे, ऊपर भी होगी 66.5 डिग्री पे, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये जितनी भी रेखाएं मैंने बनाई हैं ये सब है अक्षांश रेखाएं। इसमें सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, इक्वेटर। ठीक है, अभी अक्षांश रेखाओं के दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, मान लो ये दो अक्षांश रेखाएं हैं, ये इक्वेटर और ये दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। ठीक है, कितनी होती है, 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और ये जो है दोनों, और कितने डिग्री का अंतर होता है, 1 डिग्री का अंतर होता है। हर 1 डिग्री की दूरी पे एक अक्षांश रेखा होती है, हर 1 डिग्री की
दूरी पे एक अक्षांश रेखा होगी, मतलब 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होता है। और टोटल लैटीट्यूड कितने होते हैं? अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में लैटीट्यूड्स बोलते हैं। तो टोटल लैटीट्यूड कितने होते हैं? टोटल होते हैं 181। टोटल लैटीट्यूड होते हैं 181 लैटीट्यूड, जिसमें एक इक्वेटर भी मिल होती है। इक्वेटर अगर हटा दोगे तो टोटल लैटीट्यूड बचेंगे 180। सबसे बड़ा लैटीट्यूड कौन सा है? इक्वेटर है। ठीक है, बाकी कटिबंध क्षेत्र मैंने बता दिए हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंधीय होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और जितने भी ये लैटीट्यूड है सब एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कोई भी लैटीट्यूड दूसरे लैटीट्यूड को कभी नहीं काटेगा, हमेशा याद रखना। सबसे लॉन्गेस्ट लैटीट्यूड इक्वेटर होता है। ठीक है, तो तीनों रेखाएं जो है ना, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, जिस भी क्षेत्र से तीनों रेखाएं गुजर रही होंगी वहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ेगी। और जहाँ पे, और कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है और बारिश भी नहीं होती है। तो वो दूसरा चैप्टर है, उसका भी हम रीजन बताएंगे। जहाँ पे गर्मी, देखो मैंने क्या बताया अभी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ती है बट बारिश भी कतई नहीं होती है, रेगिस्तान बन जाता है। तो रेगिस्तान क्यों बनता है वो आने वाले चैप्टर्स में हम कवर करेंगे, क्योंकि हर चीज़ अगर एक ही जगह कवर कर लोगे तो फिर पूरे कन्फ्यूज हो जाओगे। तो जैसे मान लो हमारा एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उससे ये तीनों रेखाएं निकलती हैं, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? अफ्रीका से। कॉन्टिनेंट अफ्रीका से निकलती हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर ज़मीन जो है बंजरी है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और वहाँ पे और भी रीजन्स हैं बारिश ना होने कारण, बट तीनों रेखाएं तो सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं होती है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होगी वो कहाँ पे होगी? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सबसे ज़्यादा हॉट होगा, सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। तो वहाँ पे वहाँ के लोग भी एकदम रीठा जैसे काले होंगे। रीठा समझते हो? जामुन, काला जामुन सुना है? काला जामुन जैसे काले होंगे। तो अफ्रीका में देखो मैक्सिमम जगह 90% जगह ऐसी है जहाँ पे एकदम रीठा जैसे काले लोग होते हैं। एकदम इस तरह मान लो, इस तरह के लोग होते हैं एकदम रीठा जैसे काले। तो मैंने यहाँ पे अक्षांश रेखाओं के बारे में ज़्यादातर सब कवर कर दिया है। एक बार फिर से अगर रिवीजन कर लें, सबसे बड़ी इक्वेटर कौन सी होती है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? इक्वेटर होती है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और हर अक्षांश रेखा के 1 डिग्री पे हर अक्षांश रेखा होगी। और हर डिग्री के, और जितने भी लैटिट्यूड्स हैं सभी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। और इंग्लिश में अगर देखोगे तो आर्कटिक सर्कल है, उस जोन को फ्रिजिड जोन बोलते हैं। और जो शीतोष्णी क्षेत्र है कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल के बीच की जो जगह है उसको शीतोष्ण क्षेत्र बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। सेम ऐसे ही नीचे अगर आओगे तो मकर रेखा और अंटार्कटिक जो सर्कल है उसके बीच के क्षेत्र को भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। और नीचे अंटार्कटिक सर्कल है जो 66.5 डिग्री पे है। ये सारी चीज़ें हैं अक्षांश रेखा के बारे में। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम देशांतर रेखाओं के बारे में कवर करेंगे, और उसमें हम ये भी कवर करेंगे कौन सी अक्षांश रेखा, जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं कौन कौन से कंट्रीज से गुजरती हैं, और देशांतर रेखाओं के बारे में पूरा जानेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।